गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी वेव ऑप्टिक्स सेकंड पार्ट वेव ऑप्टिक्स में जो हम लोग पोलराइजेशन पढ़ रहे थे, पोलराइजेशन में मैलस लॉ लास्ट क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया था और मैलस लॉ के बाद एक टॉपिक और बचा हुआ था, वो है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट 12 का है, नीट का, आईटी मेन एडवांस में एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट अभी सीखना है। 12 क्लास में सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट इसका डिस्कस करना है। जब आप आईटी कॉलेज में चले जाएंगे या आप डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे या आप ग्रेजुएशन करेंगे, जब हायर एमएससी बीएससी के लिए आप एडमिशन लेंगे, तो उस समय आपको ये एक्सपेरिमेंट लैब में करना होगा। आईटी में जैसे मैंने किया है और फर्स्ट ईयर में, ठीक है, आईटी रुड़की के फर्स्ट ईयर में हम लोग को जो फिजिक्स में था वो एक्सपेरिमेंट ये करना था। कॉमन एक्सपेरिमेंट है, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। तो मैं एक एक स्टेप आपको सिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है और उससे क्या क्वेश्चन बनता है। एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन कम है बट इसका रिजल्ट जानना है। रिजल्ट आपका केमिस्ट्री में भी, 12 में, फिजिक्स में भी, दोनों में जानना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये फिगर मैं अभी तीसरी बार बना रहा हूँ। सो वीडियो नंबर 3 में भी मैंने बताया था ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। 4 वीडियो में भी मैंने स्टार्ट यहीं से किया था, ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज्ड, और यहाँ भी यही पढ़ना है कि अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट मैंने आपको बताया था, ये पेन है, ब्लू पेन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, और ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑसिलेटिंग का मतलब ऊपर नीचे ऐसा ऑसिलेट करेगा, और ये है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसा लेफ्ट राइट ऐसा ऑसिलेट करेगा, और इनके कॉम्बिनेशन से लाइट बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके घर में या आप जो स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, आपका जो बल्ब चल रहा है, उस बल्ब से लाइट जो निकल रहा है, आपकी कॉपी की तरफ जो लाइट आ रहा है वो लाइट ऐसे, ये लाइट आपकी कॉपी की तरफ आ रहा है प्रोपेगेट करते हुए। इस लाइट के अंदर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और इस तरह ये लाइट 3D लाइट बनता है। अगर मैं इसमें से एक फील्ड को, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को मैं अगर रोक दूं, तो ये लाइट 2D लाइट हो गया, XY प्लेन में मूव कर रहा है, इसी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट ये कई बार लिखा हुआ कॉपी में, एक बार नहीं, कम से कम 5 to 6 टाइम आप इस टर्म को लिखते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेट करते हुए, एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। These fields are perpendicular to the direction of propagation of the light। ये लाइट का डायरेक्शन है, इसके ऊपर दोनों परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री पे बनाते हुए ये प्रोपेगेट करते रहता है। ये हम लोग कई बार पढ़े हुए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 11th में भी पढ़े हुए हैं, 12 में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पोलराइजेशन में कई बार लिख चुके हैं कि आपके घर में जो हम लोग ये बल्ब जलाते हैं, ऐसे बल्ब जो आप यूज कर रहे हैं, बल्ब मान लीजिए कि पुराना बल्ब है और मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ, इस तरह से बल्ब है, और जैसे बल्ब ऑन करते हैं तो बल्ब चलाते ही यहाँ से लाइट जो प्रोपेगेट करेगा वो ऐसे आपको लिखना है। ये लाइट का वाइब्रेशन रहेगा एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड, हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते रहता है। इसी लाइट को हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। सो आप लिख लेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। सो जो ऑसिलेट करेगा सारे डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड, और मीनिंग आपको ऐसे समझना है, ये ब्लू कलर लाइट प्रोपेगेट करेगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मुझे इसमें से एक को हटाना है, एक को ऐसे हटा देना है, और मुझे बनाना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसे बनाना है आपको। सो नेक्स्ट आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिखेंगे और कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। आप ड्राइंग कर लेंगे, छोटा मोटा लाइन ऐसे लिख लेंगे कि ये है आपका ऑर्डिनरी लाइट, और यहाँ बल्कि बना लेंगे सोडियम बल्ब, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मेरा किया हुआ है। और जब आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे, जो बीएससी में, एमएससी, या आप आईटी के अंदर जा रहे हैं या बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट आपको भी ये करना होता है।
सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंट करते समय सबसे पहले लैब में हम लोग लैब टेक्नीशियन जो रहते हैं वहाँ आई कार्ड सबसे पहले जमा कर देंगे और उनसे हम लोग मांगते हैं कि हमें एक बल्ब दीजिए, और सारा एक्सपेरिमेंट जो आप ऑप्टिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है, या तो न्यूटन्स रिंग बनाना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या फिर पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट, सब एक ही टाइप के बल्ब से होता है, वो है सोडियम बल्ब, सोर्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये सब आपको आगे करना है। यहाँ 12 में थ्योरी पढ़ना है, पूरा एक्सपेरिमेंट आगे हायर क्लासेस में करना है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये आपको लेना है सोडियम बल्ब। ये जो बल्ब आपने यूज किया सोडियम बल्ब, जिसमें से वेवलेंथ निकलेगा 5893 एंगस्ट्रॉम। ये गोल्डन येलो कलर लाइट मिलेगा। तो इसमें जलाते ही गोल्डन येलो कलर लाइट इमिट करता है, जो आप जानते हैं ये वेवलेंथ 5893, ये गोल्डन येलो कलर का रेंज है, और ये कई बार पढ़े हुए हैं, ये लाइट जो होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसे लिख लेंगे आप। तो फर्स्ट पॉइंट ये कई बार पढ़ा हुआ है आपका, ये आपको नोट करना है, क्योंकि लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको गोल्डन येलो वही सोडियम के बल्ब से ही एक्सपेरिमेंट होगा, चाहे आप यंग्स का इंटरफेरेंस पढ़ें या पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि दोनों एक्सपेरिमेंट हम लोग को 12 में पढ़ना है। बट ये यंग्स का एक्सपेरिमेंट भी, पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट भी आके आईटी के अंदर फर्स्ट ईयर में या मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर, या आप एमएससी बीएससी कर रहे हैं, वहाँ आपको इसको कंप्लीट करना है। कैसे करना है वो मैं सब बता दूंगा, मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा, एक एक लाइन आपको बता दूंगा। सो सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट लेना है जो अनपोलराइज्ड लाइट है, और वो सोडियम का बल्ब। सो लैब टेक्नीशियन के पास अपने आई कार्ड को जमा करना होता है और वहाँ से एक बल्ब लेना है, सोडियम बल्ब जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका वेवलेंथ हुआ गोल्डन येलो, चलाइएगा तो ये गोल्डन येलो लाइट इमिट करेगा। ये बल्ब लेकर के एक रूम में जाना है, और डार्क रूम में, वहाँ लिखा रहेगा, सेटअप रहता है पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट। चलिए अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। सो ऐसे पीपीएल लिख लेंगे। आप लिखेंगे लाइट विच ऑसिलेट इन ओनली वन प्लेन, सिर्फ वन प्लेन में ऑसिलेट करेगा। ये 3D है बट एक प्लेनर लाइट हो गया। सो आप यहाँ पे छोटा सा एक लाइन लिखेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, लाइट विच ऑसिलेट इन ओनली वन प्लेन। सिर्फ वो एक प्लेन में ऑसिलेट करेगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप फिगर ऐसे बना लेंगे, ऐसे फिगर बना सकते हैं। या ऐसे भी आप फिगर कर सकते हैं। हो गया। तो ये हुआ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप ऐसे भी आप बना सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो है आपका वाइब्रेशन या ऑसिलेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का ऑसिलेशन है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये इसका ऑसिलेशन है। दोनों के बीच में एंगल आता है, कई बार पूछता है कि एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड, जैसे ये है आपका, ये मान लीजिए प्लेन है, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, और ये मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट हुआ, ये है।
तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, ये प्लेन है और ये इसका ऑसिलेशन ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल आपको बोलना है 0 डिग्री एंगल। सो एंगल बिटवीन plane of polarization and oscillation of PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये एंगल जो होगा वो थीटा जो है वो 0 डिग्री होगी, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। अब हमें कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट करना है आपको अनपोलराइज्ड लाइट इनटू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद लैब में उसको रोटेट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए अब यहां से लैब में हम लोग चलेंगे। सो थर्ड पॉइंट, यहां आप नाम लिखेंगे निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म आपको पढ़ना है, नेम पढ़ना है, ड्राइंग मैं समझा दे रहा हूं आपको। निकोल प्रिज्म का आपको ड्राइंग समझा दूंगा। सो यहां पे लिख लेंगे, एक लाइन लिखेंगे, प्रिज्म विच कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट इनटू द पोलराइज्ड लाइट। आप लिख लेंगे प्रिज्म which convert unpolarized light into plane polarized light। इसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं। आप लिखिए, मैं ड्राइंग बनाता हूं, आपको समझाता हूं। सो अब देखिए यहाँ पे निकोल प्रिज्म जो है ऑलरेडी रखा रहता है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये एक स्टूडेंट का नहीं एक्सपेरिमेंट है। जैसे आईडी में मेरा आया, फर्स्ट ईयर में था ये एक्सपेरिमेंट, स्टार्टिंग में ही था, तो एक लोग का नहीं था ये एक्सपेरिमेंट। दो स्टूडेंट को एक साथ करना है। ये एक्सपेरिमेंट 2 लोगों का रहेगा, ठीक है। ये कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं सिंगल सिंगल आपको करना है, कंप्लीट करना है। कुछ एक्सपेरिमेंट 2 लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 लोगों का वर्क था। जैसे मेरा वर्क था, मुझे वर्क मिला था कि आप डार्क रूम में 1 घंटे के लिए मुझे डार्क रूम में जाना था। डार्क रूम में मुझे प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाना है, उसको 0 स्केल से मैचिंग करना था। और एक मेरा दूसरा फ्रेंड जो था, उसको दूसरे रूम में भेजा गया था। उसको दूसरे रूम में वहाँ पे आप ऑप्टिकल सोल्यूशन बनाना था, ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन का प्रिपरेशन करना था और डिफरेंट कंसंट्रेशन बनाना था। वो मैं समझा दूंगा आपको। 1 घंटे के लिए अलग अलग, 1 घंटे जैसे मेरा वर्क जो था वो अलग। डार्क रूम रहता है, डार्क रूम के अंदर जो लाइट के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे पोलराइजेशन भी डार्क रूम का एक्सपेरिमेंट है। तो मुझे 1 घंटे था कि वर्क था कि मुझे सोल्यूशन ये बनाना है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाना था। मेरा जो फ्रेंड था उसको जो मिला था वो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, डिफरेंट सोल्यूशन बनाना है, उसका कंसंट्रेशन को मार्क करना है, लिखना है उसके ऊपर। सो वो भी मैं समझा देता हूँ क्या है। फिर 1 घंटे बाद दोनों लोग एक ही टेबल पे, एक ही जहाँ पे वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहाँ दोनों लोग कलेक्ट होंगे। फिर 1 घंटे बाद दोनों लोग मिल करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और प्रेजेंटेशन होगा। सो चलिए, मेरा वर्क था डार्क रूम का। डार्क रूम में जो मेरा वर्क है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये सबसे पहले मैं गया वो डार्क रूम में, एक जो सोडियम का बल्ब है वो बल्ब को ऑन कर लिया। सो बल्ब यहाँ जैसे मैंने ऑन किया, ये बल्ब ऑन करते ही ये सोडियम का बल्ब है, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। आप ऑन करेंगे, यहाँ सामने जैसे ही लाइट यहाँ जला, ये एक ऑर्डिनरी लाइट ऐसे आ गया। आप जानते हैं कि इस लाइट में 3D लाइट है और ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। इसको साइंस में ई रे और प्लस ओ रे का भी कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बट अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के खूब अच्छा आपको नॉलेज हो तो आप जानते हैं कि लाइट जो होता है वो कॉम्बिनेशन है ऑर्डिनरी लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है।
और जैसे ही बल्ब जलाइएगा ऐसे लाइट आपका जनरेट हो जाएगा। जैसे घर में अभी बल्ब जल रहा है वही तो लाइट है, वही ऑर्डिनरी लाइट है, ऐसे 3D लाइट जिसका इंटेंसिटी देखते हैं ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है, राइट भी जा रहा है, फ्रंट बैक हर साइड में यूनिफॉर्म इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये है ऑर्डिनरी लाइट, बल्ब जलाएंगे वो लाइट आएगा, गोल्डन येलो कलर का लाइट आएगा आपका। मीनिंग आप जान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो है ना वो सेटअप रखा रहता है। निकोल प्रिज्म मुझे नहीं बनाना है, बड़ा सा इतना बड़ा क्रिस्टल रहता है वो टेबल पे रखा रहेगा, ठीक है। वो सेटअप रहता है पूरा, कैसे आपको अरेंज करना है वो सेटअप में टेबल पे रखा रहता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। निकोल प्रिज्म है ये, ठीक है। यहाँ आपको निकोल प्रिज्म रहेगा, प्रिज्म है बट ऐसे रेक्टेंगल टाइप का रहता है ये आपका, ये है निकोल प्रिज्म, समझेंगे आप। निकोल प्रिज्म होता है वो कैल्साइट क्रिस्टल का बना रहता है। ये एक्चुअली दो प्रिज्म, एक प्रिज्म नहीं है, दो प्रिज्म। दो प्रिज्म ऐसे यहां से कट रहता है, ऐसे कट किया रहता है, वो आपको दिखेगा बट आपको ये सब कटिंग वटिंग नहीं करना है। वो बड़ा सा क्रिस्टल ज्वाइंट वहां रहेगा जिसको आप देखेंगे तो सब चीज दिखेगा आर पार, ठीक है। ट्रांसपेरेंट रहता है, प्रिज्म जैसे ग्लास मटेरियल होता है, ग्लास जैसे आर पार दिखता है उसी टाइप का रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ और आपको समझाता हूँ। यहाँ पे निकोल प्रिज्म होता है कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट जो क्रिस्टल है, कैल्साइट आपको लिखना है, ये क्रिस्टल होता है CaCO3। कैल्साइट क्रिस्टल का ये भी मटेरियल कैल्साइट का रहेगा और ये वाला भी मटेरियल कैल्साइट का रहता है। दो क्रिस्टल रहते हैं कैल्साइट, CaCO3, वो सी स्टोन, समुद्र में से स्टोन आपको निकलता है उसमें कैल्साइट मिलेगा, देखिएगा तो आर पार दिखेगा, ट्रांसपेरेंट रहता है, वो कैल्साइट क्रिस्टल है। उसी का प्रिज्म बनाया जाता है। इसका कटिंग एक पर्टिकुलर एंगल पे कट किया रहेगा। दो प्रिज्म है और दोनों को ऐसे बीच में एक जेली आता है, आपको बस दिखना है, वहां पे दिखेगा, प्रिज्म आपके लिए रखा रहता है। वो सब आपको सीखना है कि ये जो एक जेली है, जेली को कनाडा बाल्सम के नाम से बोलते हैं। ये एक जेली रहे, ग्लू टाइप का रहता है, उस ग्लू से उसको पेस्ट किया रहता है दोनों प्रिज्म। तो ये एक जेली है कनाडा बाल्सम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो 1.55 होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खूब अच्छा रहता है 1.55, उसी के चलते वो उसको सेपरेट करेगा। तो ये है निकोल प्रिज्म। एक निकोल साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्रिज्म बनाया था, वो प्रिज्म था कैल्साइट क्रिस्टल का प्रिज्म था। उस कैल्साइट क्रिस्टल को ज्वाइंट किया गया था, बीच में जो ग्लू से, ये एक ग्लू है जेली टाइप का रहेगा, वो कनाडा बाल्सम उसको बोलते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 रहेगा। चलिए ये आपको सब दिखेगा, लैब में जाएंगे, आईटी के अंदर लैब में वो दिखेगा। अब मुझे ये इतना बड़ा क्रिस्टल मिला, अब लाइट मैंने जलाया, लाइट जला के उसके सामने ऐसे रख देना है। जैसे रखिएगा लाइट यहाँ से एंटर करेगा इसके अंदर। आप जानते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी गया और मैग्नेटिक फील्ड भी गया, अंदर जैसे गया। सो ये कैल्साइट जो ये देख रहे हैं CaCO3, कैल्साइट का प्रॉपर्टी है ना कि ये लाइट को डिस्पर्स कर देता है। जैसे इस ग्लास को छुएगा ये दोनों को अलग कर देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड को अलग कर देगा। लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, मैग्नेटिक फील्ड अलग, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। लाइट को सेपरेट कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर देगा। ये जो ऐसा जेली रहता है ना कि जेली इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर देगा, यहां से जाने के लिए परमिशन दे देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने देगा, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं जाने देगा। मैग्नेटिक फील्ड को ना वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा देगा, जो आपके 9th 10th क्लास में पढ़ना है, 12th क्लास में भी मैं खूब पढ़ाऊंगा TIR। सो ये क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को ना ऐसे क्रिस्टल से बाहर निकाल देगा, ऐसे जस्ट बाहर निकाल देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बी कहिए या इसको ओ रे भी बोलते हैं, ओ रे भी ऐसा बोलते हैं। इसको जस्ट स्प्लिट ऐसे बाहर करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कर देगा TIR, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए इसको इस पूरे प्रिज्म से बाहर निकाल देगा। और मैं तो चाह रहा था कि सिर्फ एक, मेरा तो यही तो प्लानिंग था कि ये है लाइट जो है कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये 3D लाइट हो गया। जो आपके रूम में जो बल्ब चल रहा है वो अभी ऐसा बल्ब है, बट इसको मुझे प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं तो ये लाइट हो गया 2D लाइट, ये प्लेन पोलराइज लाइट हो गया आपका। यही करना था, ये करने में हेल्प करता है ये दोनों लोग,
कैल्साइट सबसे पहले डिस्पर्स कर देगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जस्ट स्प्लिट कर जाएगा। कनाडा बाल्सम जो ग्लू है, जो जेली है, वो क्या करेगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके बाहर फेंक देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला, ये तो मैं चाह ही रहा था कि सिर्फ एक ही फील्ड निकले, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर निकल के ये प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे लिख सकते हैं। ये लाइट बन गया आपका प्लेन पोलराइज लाइट। और आप इसको, मुझे लैब में जो ये करने में 1 घंटे लग जाता है, पूरा सेट करना होता है। वहाँ एक रोटेशनल स्केल रहता है, वो लैब में जस्ट आपको यहाँ देखना होता है लाइट के डायरेक्शन को प्रोपगेट करते हुए। यहाँ एक रोटेशनल, क्योंकि रोटेशनल ऐसे रोटेटिंग स्केल रहेगा, जो 0 डिग्री रहेगा, ऐसे इधर है 5 डिग्री है, इधर आप देखेंगे तो ऐसे 10 डिग्री रहता है, इधर आपका रहेगा ऐसे -5 डिग्री है, ऐसे रोटेटिंग स्केल रहेगा -10 डिग्री। तो मुझे इसमें लाइट को ना, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट रहता है उसको एकदम 0 पे मैचिंग कराना होता है, 0 डिग्री पे ऐसे मैच करना होता था। तो ये काम मुझे कई बार करना होता है, ये नहीं कि एक बार मैं फिर से लाइट को ऑफ करके इसको डिस्प्लेस करके आगे पीछे कर करके, मुझे वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो दिखता है। आप लैब में जाएंगे देखेंगे, एकदम पूरा लेंस लगा रहेगा, उसमें साफ दिखेगा, लाइट एकदम वर्टिकल हो जाएगा, और उसको 0 स्केल, 0 जो सर्कुलर स्केल रहेगा उससे आपको मैच करना होता है। ये मेरा वर्क था 1 घंटे के लिए। ये 1 घंटे लगता है कि पूरा आपको सेटअप बनाना, ये बना रहता है, निकॉल प्रिज्म रहता है, बना रहता है, लगता है कि बस रख देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके इसके पोजीशन को सेट करना होता है, डिस्प्लेस करना होता है, इसके सर्कुलर स्केल से मैचिंग करना होता है, और 0 से कॉन्साइड करना पड़ता है लाइट को। थोड़ा टाइम लगता है, बट इसको 3 बार 4 बार जस्ट प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हाँ हो रहा है कि नहीं, बार बार हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एक फ्रेंड और आएगा, उसको भी सिखाना पड़ता है कि आप देखो कैसे मैंने किया इसको। 1 घंटे के लिए मेरा वर्क ये था, मेरा दूसरा फ्रेंड अलग लैब में चला गया, वो क्या कर रहा है मैं समझा दे रहा हूँ उसको। 1 घंटे बाद दोनों लोग एक जगह मिलेंगे और फाइनल एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आपको ये पढ़ना था निकॉल प्रिज्म, यही निकॉल प्रिज्म है जो आपको अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देगा। लास्ट क्लास मैंने बोला था कि मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप इंटेंसिटी की बात करेंगे, अगर लाइट का इंटेंसिटी आई है तो यहाँ पे इंटेंसिटी जैसे ही पास करेगा I/2 हो जाएगा। कल भी पढ़े हुए थे, कल तो खूब मेलिस लॉ बेस्ट क्वेश्चन आप बनाए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट था। सो ये हुआ I/2। सो आप लिख लेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, TIR का मतलब आप लिख लेंगे यहाँ पे, अपने से लिख लेंगे TIR। TIR आप जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऐसा कर लेंगे। सो ये आप निकॉल प्रिज्म हुआ। टूरमैलिन क्रिस्टल भी होता है, वो भी आपको अनपोलराइज को पोलराइज में कन्वर्ट कर देता है। आपको जानना है निकॉल प्रिज्म, या आप लिख सकते हैं ये टूरमैलिन क्रिस्टल ऐसा ही रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहता है, बट ये अलग है आपका। यहाँ आप नोट कर लेंगे छोटा सा। टूरमैलिन क्रिस्टल और डाइक्रोम क्रिस्टल भी बोलते हैं। तो डाइक्रोम क्रिस्टल भी बोला जाता है, डाइक्रोम क्रिस्टल, टूरमैलिन क्रिस्टल। ऑल्सो कन्वर्ट लिख लीजिए कि अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। unpolarized light into polarized light। सो निकॉल प्रिज्म तो मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको निकॉल प्रिज्म बता दिया।
बट उसके साथ साथ टूरमैलिन क्रिस्टल भी होता है, वो भी कन्वर्ट कर देता है अनपोलराइज इनटू द पोलराइज लाइट। ये था आपका, बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और मुझे सर्कुलर स्केल के 0 से कॉन्साइड करना होता है ये पीपीएल लाइट को। ड्राइंग बना लेंगे, कि आपको सीखना है, 12 में थ्योरी पढ़ना है, आगे आप आईटी में चाहे आप बीएससी जब में एडमिशन लेंगे वहाँ आपको ये सब कंप्लीट करना होता है। तो नोट करिए, मैं नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट बताता हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है ये केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, ठीक है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखिए ऐसे हुआ, मैंने जो बताया कि यहाँ पे मैंने 0 के मार्क से सेट कर रखा था प्लेन पोलराइज लाइट। सो जैसे ही इस प्लेन पोलराइज लाइट के सामने एक कंपाउंड आप डालिएगा, जैसे कंपाउंड डालिएगा तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट कर देगा, ये ऐसे रोटेट करता है। कैसे रोटेट होगा, क्यों रोटेट करता है, क्लॉक है, एंटी क्लॉक, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो अभी आप बात करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पीपीएल लाइट, सो डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो आप एक लाइन लिखेंगे, फिर मैं समझाता हूँ। कंपाउंड विच रोटेट the plane polar light is defined as optically active compound. Okay, so compound which rotate the प्लेन पोलराइज लाइट, वो जो रोटेट कर देगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। आप इसको ड्राइंग से समझेंगे और कंडीशन में समझा दे रहा हूँ, तो आप ड्राइंग से ऐसे कर लेंगे। सो मैंने इसको 0 पे ऐसे मार्क ऐसे सेट किया था, सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल के ऐसे रीडिंग मैंने 0 डिग्री पे इसको सेट किया था, ऐसे 0 डिग्री पे। और इसके सामने अगर मैं कोई कंपाउंड, यहाँ एक सोल्यूशन डालना होता है, वो सोल्यूशन एक ट्यूब के अंदर रखना होता है, वो सब मैं आपको समझा दूंगा। यही सोल्यूशन जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। ये जो सोल्यूशन हो, आप जानते हैं सब सोल्यूशन को, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही आप इस कंपाउंड से पास करेंगे तो वो लाइट को जो है ना, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा, इसको रोटेशन कर देता है, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, थीटा एंगल से रोटेट कर देगा। वो क्लॉकवाइज भी होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, वो मैं समझा दूंगा आपको। सो ये जो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ। सो उसको रोटेट कर दिया, ये जो थीटा 0 पे स्टार्टिंग में था उसको रोटेट कर दिया, कोई भी डायरेक्शन में, आपको डिपेंड करता है कैसा कंपाउंड का नेचर है। क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। ओके, अब देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आप जानते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का कंडीशन, ये कंपाउंड जो सोल्यूशन है, देखिए सबसे सिंपल ये सोल्यूशन जो है, घर में क्या क्या है, मिल्क का सोल्यूशन डाल दीजिए, वो ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन है। दूसरा आपका ग्रेप्स जो हो गया, अंगूर का जूस हो गया, वो हो गया आपका। और सबसे सस्ता, सबसे इजीली जो लैब में हम लोग को मिलता था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, शुगर, चीनी है ना, चीनी, शुगर लेकर के पानी में डाल दीजिए, शुगर को पानी में डिजॉल्व कर लिए, ये सोल्यूशन बना के रख दीजिए, वो रोटेट कर देगा उसको, लाइट को, शुगर सोल्यूशन। सो क्यों होता है वो आप चेक कर लेंगे। आप जानते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एक कार्बन ऐसा बनाएंगे और लिखेंगे कि ये ए और बी और ये सी या टी कर लीजिए, और यहाँ करिए ई,
और आप ऐसे लिख करके बोलेंगे इसका हाइब्रिडेशन चाहिए sp3, और जो चारों एटम ग्रुप्स है वो डिफरेंट होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई। यही कंपाउंड, ये जो कंडीशन है, ऐसे कंपाउंड में जो कार्बन हुआ इसको आप जानते हैं कायरल कार्बन जानते हैं। और ये कायरल कार्बन जो है ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये कायरल कार्बन जो रहेगा इसको उठा के सोल्यूशन यहां बना के डालिएगा, लाइट को रोटेट कर देगा। तो यहां पे आप नोट करेंगे ये है कायरल कार्बन, जिसके पास कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव। हमेशा नहीं, कुछ कुछ तो एक्सेप्शन है, कहीं कहीं एक्सेप्शन रहता है, वो केमिस्ट्री में और डिटेल में बात करेंगे हम लोग आइसोमर्स में जब पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। बट ये चीजें फिर वहां भी पढ़ना है, ये सेम चीजें वहां भी आएगा। सो कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में ये आता है। ठीक, दो चार एग्जाम्पल कर लेंगे। सबसे कॉमन जो कई बार मैं सिखा चुका हूं आपके क्लास में, मिल्क, लैक्टिक एसिड, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये सोल्यूशन अगर मिल्क का सोल्यूशन डालेंगे वो आपको रोटेट कर देगा लाइट को। तो मिल्क हो गया, यहां आप लिख लेंगे। सो ये आप एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। यहां आप स्टार लगा देंगे। यह है मिल्क, लैक्टिक एसिड। देखिए ये ऑप्टिकली एक्टिव में ही आएगा। नेक्स्ट टार्टरिक एसिड, ग्रेप्स में, अंगूर में देख लीजिए। फॉर्मूला आप जानते हैं, ये टार्टरिक एसिड, जो ग्रेप्स अंगूर है, सो ये भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में आएगा। और ये उससे ज्यादा अच्छा है इसलिए कि इसमें दो कायरल कार्बन एटम है। देखिए यहां भी स्टार है, आप चेक करेंगे ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक स्टार यहां भी है और दोनों सिमेट्रिकल है, बराबर है। तो उसमें वन कायरल था, इसमें टू कायरल है। सो टू आइडेंटिकल कायरल कार्बन एटम, टू आइडेंटिकल, लेफ्ट राइट एक जैसा, तो आपको लिखना है आइडेंटिकल। तो ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो इजिली अवेलेबल है, मिल्क हुआ और ये ग्रेप्स हुआ, और सबसे आसान, सबसे इजिली अवेलेबल जो है वो सुगर। सो लैब में हम लोग को मिलता था सुगर का ऑप्टिकल रोटेशन। सुगर जो चीनी घर में हम लोग यूज कर रहे हैं वो वही सुगर सोल्यूशन, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको, वो इससे भी पावरफुल हो गया। ग्लूकोज चेक करिए, CH2OH, यहां हो गया CHOH, 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 और यहां एल्डिहाइड। ये देखिए फिर ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो शुगर जो चीनी खा रहे हैं उसके अंदर खूब ग्लूकोज रहता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर देखेंगे तो यहां चेक करिए, ये देखिए ये एक कायरल कार्बन है, ये भी एक कायरल कार्बन है, ये भी एक कायरल कार्बन है, और ये कायरल कार्बन है, ये नहीं है, ये नहीं, यहाँ दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दोनों सेम हो गया। वो सारा जबकि डिफरेंट है, ठीक है। तो 4 कायरल कार्बन एटम, 4 नॉन आइडेंटिकल कहिएगा। कई लोग क्लास में फिर पूछने आते हैं कि ऑफिस में कि ये सब तो बराबर है, सारा तो एक ही जैसा लग रहा है, एक जैसा है, तो आइडेंटिकल हो गया। तो आंसर है नो, आइडेंटिकल नहीं है।
चारों डिफरेंट है, इसलिए कि अगर इसका आप लेफ्ट साइड देखेंगे और इसका राइट साइड देखेंगे तो अलग है। इसका आप लेफ्ट साइड पूरा देखें और इसका राइट साइड देखें तो एकदम अलग है। चारों आइडेंटिकल नहीं, देखने में बस लग रहा है, पर ओवरऑल देखेंगे तो नहीं है। 4 नॉन आइडेंटिकल कायरल कार्बन। ये ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा। घर में आप शुगर सोल्यूशन, घर में मिल्क है, ग्रेप्स का सोल्यूशन, ये सब आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में आ गया। अब देखिए, अब जो मेरा एक फ्रेंड 1 घंटे के लिए जो अलग लैब में गया हुआ था, उसको यही सोल्यूशन हम लोग को लैब में यही मिलता था। लैब में जो इजीली सबसे इजी अवेलेबल है वो शुगर, चीनी का सोल्यूशन। तो शुगर मिलता था हम लोग को, शुगर क्रिस्टल शुगर, जो चीनी अभी यूज करते हैं टी में, कॉफी में, मिल्क में, वही शुगर हम लोग को लैब में मिलता था। लैब में एक स्टूडेंट को शुगर मिल गया और 3-4 ऐसे जस्ट फ्लास्क मिल जाएगा, बोला जाएगा कि चाहिए। दूसरे लैब में जाकर के शुगर का सोल्यूशन तैयार करिए, ठीक है, शुगर सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए देखिए क्या क्या करना है, ठीक है। ना कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है, कंसंट्रेशन लिखना होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन में यहाँ का कंसंट्रेशन अलग है थोड़ा। यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं ना, ग्राम पर मीटर क्यूब में, और सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। जैसे शुगर का आप सोल्यूशन वेट कर लीजिए, मान लीजिए शुगर, आप शुगर ले लेंगे। शुगर हम लोग को मिलता था, शुगर का फॉर्मूला अलग है, C12 है, H22 है, O11 है, ये शुगर है, ये शुगर क्रिस्टल ऐसे मिल गया, ठीक है। तो इसका हम लोग वेट, जैसे एक मेरा दोस्त है वो गया दूसरे लैब में, इसका वेट कैलकुलेट कर लिया, मान लीजिए मास कैलकुलेट कर लिया, इसका कुछ एक अमाउंट लिया, 20 ग्राम ले लिया ऐसा। और वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कुछ 1 लीटर वाटर ले लिया, ठीक है। 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में 20 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर लिया और डिजॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाया। यहाँ पे डिजॉल्व करके एक शुगर का सोल्यूशन बनाना था, ठीक है। ये शुगर सोल्यूशन, यहाँ पे एक शुगर सोल्यूशन होगा ऐसे। सो 1 लीटर वाटर लिया और उसमें डिजॉल्व कर दिया, डिजॉल्व करके एक शुगर का सोल्यूशन बनाया ऐसे, ठीक है। शुगर सोल्यूशन के ऊपर स्टिकर लगा रहेगा ऐसे, इसके ऊपर स्टिकर लगाना होता था, स्टिकर लगा के इसका कंसंट्रेशन लिखना होता है। यहाँ कंसंट्रेशन हम लोग को जो वहाँ कॉलेज में सिखाया जाता था, कंसंट्रेशन वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। C यहाँ इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, इसके ऊपर स्टिकर लगा करके व्हाइट स्टिकर और ऐसे कंसंट्रेशन C लिखना है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन। आप लिखिए, मैं समझाता हूं, आप लिख लीजिए, मैं बताता हूं। सो जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन हमें बनाना होता है ना, वो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर वाला नहीं होता है। यहाँ का कंसंट्रेशन जो होता है वो होगा किलोग्राम, ये किलोग्राम होता था, और पर मीटर क्यूब वाला कंसंट्रेशन होता था, ठीक है। वो हम लोग कर लेंगे, वो कन्वर्ट कर लेंगे। आपका अगर मास जो वेट ऑफ शुगर है 20 और ग्राम है तो 10⁻³ कर लेंगे किलोग्राम। देखिए ये किलोग्राम हो गया, ठीक है। और 1 लीटर जो वॉल्यूम है 1 लीटर, और आप पढ़ाया था मैंने आपको 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन फैक्टर है जो मैं लीटर को मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब सब में सिखा चुका हूँ आपको, गैस लॉ में सब बताया था आपको। सो इस तरह आप कंसंट्रेशन बनाएंगे तो कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन आ गया, वो मास बाय वॉल्यूम और सॉल्व आपने किया तो ये आ गया 20, और ये किलोग्राम और पर मीटर क्यूब। ये एक सोल्यूशन हुआ, ठीक है। ऐसा मुझे 2 सोल्यूशन, फिर एक सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन बनाना है। यहाँ 20 की जगह 40 ले लूंगा, सेम स्ट्रेंथ। ऐसे ही तीसरा सोल्यूशन बनाना है, ऐसे ही चौथा सोल्यूशन बनाना होता है। तो कम से कम 4 सोल्यूशन ऐसे अलग अलग सोल्यूशन, ये डिफरेंट कंसंट्रेशन का 4 फ्लास्क रहेगा, 1 2 3 4, और सब पे स्टिकर से लिखना होता है, ठीक है। ये 4 सोल्यूशन, द 4 डिफरेंट सोल्यूशन।
4 डिफरेंट सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन बनाना। सो ये वर्क था आपका कि एक दूसरा फ्रेंड, जो दूसरा स्टूडेंट जो मेरा दोस्त था, उसको 1 घंटे के लिए यहाँ भेजा गया था। 1 घंटे मैं जो है जीरो स्केल सेट कर रहा था प्लेन पोलराइज लाइट के लिए, और वो जीरो के सर्कुलर स्केल से मैचिंग करना था, और मुझे भी ये चीज़ें रिपीट करना था 4 टाइम, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार डिस्प्लेस करके वो सेट करके एकदम सीख जाना था। और 1 घंटे तक मेरे दूसरे फ्रेंड को मिला था वर्क कि उन्हें शुगर दिया गया था, क्रिस्टल सोल्यूशन, और 4 डिफरेंट सोल्यूशन C1 C2 C3 C4 अलग अलग कंसंट्रेशन का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। जैसे यहाँ पे वेट एक बार तौले 20 ग्राम, फिर 40 ग्राम, फिर 50 ग्राम, 60, अपने मन से जो चाहे आप ले सकते हैं। अलग अलग सोल्यूशन तैयार करना था। कई लोगों को लगता है कि वेट 20 ग्राम तौले में तो 2 मिनट तो लगेगा, 20 ग्राम तौले सोल्यूशन बनाए 1 घंटे क्यों? नहीं, 1 घंटे लगता है। आप ये जो वेट मार्केट वाला वेट होता है वो वेट नहीं रहेगा वहाँ पे। वहाँ जो आप जाएंगे एक वेट वाले रूम में, आप वेट का रूम में, तो हम लोग 12th क्लास में भी जाना था। 12th क्लास में भी केमिस्ट्री के कुछ टाइट्रेशन करते समय जो वेट बैलेंसिंग रूम जहाँ पे जस्ट एग्जैक्ट वेट निकाला जाता था, वो अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। उसको सीखना होता है, उसको जाके चेक करना होता है कैसे वहाँ कैलकुलेट करना है। वहाँ पे एक लैब टेक्नीशियन रहेंगे, वो आपको सब सिखाएंगे। ये मार्केट का डिजिटल जो वेट होता है या आपको जो वेट से कैलकुलेट करना है वो नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंटल वेट बैलेंस लैब में रहेगा, बहुत सारा रहेगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ करते हैं। तो वहाँ लैब टेक्नीशियन रहेंगे, वो इतना सेंसिटिव होता है कि अगर फैन भी चला ऊपर से, फैन का भी अगर रेगुलेटर 4-5 पे कर रहे हैं तो वो वेट रीड कर लेता है, क्योंकि फैन का जो एयर का प्रेशर आता है उससे वो एकदम डेविएट हो जाता है। तो उसको ग्लास के पैक के अंदर सील्ड करके रखा रहता है, उसमें एक छोटा सा हाथ डालने के लिए जगह रहेगा, उससे जाके हम लोग वेट कैलकुलेट करते हैं। तो उसका पूरा साइंस है। ये नहीं कि आपको 20 ग्राम कैलकुलेट करना वेट, तो आप गए 20 ग्राम डिजिटल मीटर रहेगा या आप जैसे कोई तौलने वाला मशीन से उससे कैलकुलेट करेंगे, नहीं, इसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट आता है वेट रूम में आपको। तो ये 12 में भी था, 12 में मैं भी लैब में जाता था स्कूल में, तो वो वहाँ वेट बैलेंसिंग का रहता था, वहाँ भी सर सिखाते थे कैसे आपको वेट कैलकुलेट करना है। तो ये हुआ, आपको लगता है 1 घंटे लगेगा आपको 4 डिफरेंट सोल्यूशन बनाना है, और सब पे स्टिकर लगा रहेगा और उसके ऊपर लिख करके एक जगह, अब 1 घंटे बाद दोनों लोग को एक जगह आना है। सो 1 घंटे बाद अब हम लोग इसका रोटेशन चेक करेंगे, ठीक है। हर सोल्यूशन को डालेंगे, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 4, सबको डाल के ऑप्टिकल रोटेशन कंप्लीट करना होता है इसका। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। अभी मैं और डिस्कस करता हूं इसमें, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है आपका। नेक्स्ट, अब देखिए, आप अगर लाइट, जैसे ये लाइट है, लाइट को अगर सोल्यूशन ने, अगर जो आप शुगर सोल्यूशन डाले, अगर लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटिव कंपाउंड। जो सोल्यूशन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटिव कंपाउंड। अगर ये एंटी क्लॉक रोटेट किया तो लिवो रोटेटिव कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट लिखिए, कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4 5 सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सो आप ड्राइंग करना है, ड्राइंग करके आपको फिगर बनाना है और वहाँ स्टेटमेंट लिख दीजिएगा छोटा सा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जस्ट ऐसे बनाइए। ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसे बनाना है आपको। और अगर ये जस्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ये एंगल थीटा है, और क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट किया, तो इसी को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ एक सोल्यूशन बना लीजिएगा। सो ये हुआ आपका। यहाँ कंसंट्रेशन लिख लेंगे, ये लेंथ ऑफ ट्यूब लिख लेंगे L,
और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसको आप बोलेंगे डेक्स्ट्रो। जैसे आप मिल्क लिखना हो तो मिल्क लिख सकते हैं। ये है डेक्स्ट्रो, डी लैक्टिक एसिड, और स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इसको प्लस लैक्टिक एसिड, डी फॉर डेक्स्ट्रो। और आप बोलेंगे विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप डेक्स्ट्रो का मतलब ऐसे भी रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और राइट डायरेक्शन। सो जो क्लॉकवाइज जैसे रोटेट कर दिया वो डेक्स्ट्रो हो गया, और उल्टा उल्टा अगर लिवो में एंटी क्लॉकवाइज में। तो दो कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड शुगर कभी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, कभी एंटी क्लॉक। उसी से ऑप्टिकल आइसोमर्स का दो जो पार्ट आप पढ़ते रहते हैं केमिस्ट्री में, वन कायरल कार्बन रहेगा, उसमें 2 आइसोमर्स होता है, एक प्लस होगा एक माइनस। वो यहीं से आया था कि एक रोटेट करता है क्लॉकवाइज, दूसरा रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे आपका 6 लेवो रोटेटरी कंपाउंड। सो वही अगर लाइट को एंटी क्लॉक रोटेट कर दिया तो लेवो हो गया। एल से लिखेंगे, कैपिटल एल, स्मॉल एल, आप नोट करेंगे, अपने से बना लेंगे, अपने से बना लीजिए, सब कुछ सेम रहेगा। बनिए अपने से। मान लीजिए ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट किया थीटा। सो एल कर लीजिए, स्मॉल एल, या इसको माइनस कर सकते हैं, रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज। या लेफ्ट डायरेक्शन, लेबोरेटरी हो गया। सो यहीं से आपका नाम जो प्लस आइसोमर्स, माइनस आइसोमर्स, डेक्स्ट्रो आइसोमर्स, लिबो आइसोमर्स, जो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमर्स में खूब पढ़ेंगे। तो ये भी पार्ट वहाँ का भी है, वहाँ भी यूज होगा और फिजिक्स में भी यूज होता है। अब एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, वो एंगल ऑफ रोटेशन है ना, उसके लिए पढ़ना है, और 2-3 क्वेश्चन होंगे। एक एम्स का क्वेश्चन है, बाकी सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से नोट करिए, फिर मैं एंगल ऑफ रोटेशन पे डिस्कस करता हूं। हो गया आपका? चलिए, अगर हो गया तो नेक्स्ट 7 पॉइंट। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप बना लेंगे सेम फिगर वो एंगल ऑफ रोटेशन के लिए मैं फॉर्मूला बनाता हूं। ये है सी, कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, क्लॉक, एंटी क्लॉक, जो आपको डायरेक्शन रहे वो आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। सो आप ऐसे बना करके आप क्लॉकवाइज ही रोटेट कर लें। ये लैब में मुझे यही निकालना रहता था, ये और स्पेसिफिक रोटेशन, वो मैं समझा देता हूँ। निकालना ये रहता था, ये हम लोग को 4 टाइम एक्सपेरिमेंट करना होता है। यहाँ 0 रहेगा, एक बार C1 रखना है, एक बार C2 रखना है, एक बार C3, C4, और
4 बार एंगल निकालना होता है, कितना रोटेशन हो रहा है आपका। ठीक है, सो आप लिख लेंगे यहां पे ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन है। ये ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन हुआ। सी कर लीजिएगा, सी द कंसंट्रेशन, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन। बट यहां कंसंट्रेशन जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसमें निकालते थे हम लोग, मोल में नहीं होता था यहाँ पे। ठीक है, और एल लेंथ ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब में सोल्यूशन रखे हुए हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। इसको पोलरिमीटर ट्यूब भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ ट्यूब और थीटा जो एंगल ऑफ रोटेशन। सो थीटा जो है आप देख रहे हैं वहां पे एंगल ऑफ रोटेशन। सो एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ट्यूब। अगर ट्यूब का लेंथ बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन चेंज कर जाता है। ये एक जानना था आपको। नाउ एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ये। फाइनली एंगल ऑफ रोटेशन जो है अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। नोट करिए, फिर अब मैं मिटा रहा हूं यहां पे, और एक लास्ट टर्म आपको सिखाना था। यहां प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा ना, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे जैसे ही हटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही एक नया टर्म आता है अल्फा, अल्फा इंटू सी इंटू एल। ये अलग है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये अल्फा अलग है। ठीक है, वो अलग है। ठीक है, ये अलग टर्म है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, ये प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा। अल्फा आपको कह सकते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन इसको बोलते हैं अल्फा। ये अलग टर्म है। आपको बल्कि चेंज करना हो, हटाना हो, के लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं जो आपको, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग में कहीं आपको दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं या आप के लिख सकते हैं जो स्पेसिफिक रोटेशन है। तो के जो है वो, इसको हम लोग के को बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अल्फा ही लिख लीजिएगा, बुक में अल्फा रहता है तो अल्फा आप यहाँ पे बस ये समझना है कि ये प्रोपोर्शनलिटी है और ये अलग चीज़ है, ये अलग है आपका, ये कांस्टेंट है। तो अल्फा आप लिख लेंगे, अल्फा ऐसे, अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन। और कई जगह बुक में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे ब्रैकेट बना रहेगा, उस पर नीचे में लैम्डा रहता है, ऊपर में टी रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है। तो इसका मीनिंग है कि स्पेसिफिक रोटेशन एट कॉन्स्टेंट लैम्डा, वेवलेंथ मैंने फिक्स कर दिया था सोडियम बल्ब, एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। So specific rotation at constant wavelength and constant temperature। ये और इसका वैल्यू जो स्पेसिफिक रोटेशन का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई सी इंटू एल। ये आपको जाना था। ये कैलकुलेट करना होता था लैब के अंदर हम लोगों को स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन का 4 डाटा ऐसे निकालते थे, क्योंकि 4 सोल्यूशन रहता था तो हर एक में रोटेशन चेक करते थे, लास्ट में जाके एवरेज लेते थे और फिर हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करते थे। ये था एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो इसी का थ्योरी पढ़ना है 12 में। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट था कि अनपोलराइज लाइट क्या है, पोलराइज लाइट क्या है, कैसे कन्वर्ट करेंगे विथ हेल्प ऑफ द निकोल प्रिज्म या टूरमैलिन क्रिस्टल, उसके हेल्प से। नाउ जब आप प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसको रोटेशन करना है। रोटेट करने के लिए एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे।
बहुत सारा ऑप्शन है, मैंने आज बताया आपको। उसमें से भी चेक करना है कि कोई प्लस होता है और कोई माइनस होता है, और उसके बाद जब रोटेट किया तो कितना एंगल से रोटेट कर रहा है वो चेक करना है, और उसके बाद लास्ट में स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, ये फाइनली आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये हो गया आपका। एक दो रिजल्ट और यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सीखना है। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन। सो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो तरीका होता है परसेंटेज प्योरिटी का कि यहाँ पे C और यहाँ पे C ऐसे करना है। कंसंट्रेशन जो है वो ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया। कंसंट्रेशन गिवन और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिएगा। मैं समझा दूंगा, आप नोट कर लेंगे। आप नोट कर लीजिए, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है कैलकुलेटेड, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन गिवन स्टैंडर्ड रहेगा, ये स्टैंडर्ड दिया रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, हेल्प लेना है इसका, अल्फा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय सी इंटू एल, इसका हेल्प लेना है। या यहां से सी हटाइएगा, सी इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू एल, ये हेल्प लेना है। हो गया। कम क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पार्ट था बट जानना था क्योंकि केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में, दोनों में कॉमन है। अब मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, जो एक एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है और दो और मैं क्वेश्चन कर दूंगा। तो मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे। एम्स का क्वेश्चन है आपका। ये है आपका क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन है, और आपको परसेंटेज प्योरिटी ऑफ शुगर सोल्यूशन चाहिए। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज प्योरिटी में ये कल निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी जो है कंसंट्रेशन जो है कैलकुलेटेड होगा, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन जो गिवन रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, गिवन तो ये आ गया 200 है, और कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसके हेल्प से देखिए, इन तीनों के हेल्प से, जैसे ये अल्फा है और एल और थीटा, इसके हेल्प से, ये तो गिवन है, ये कंसंट्रेशन इम्प्योर का ये गिवन है, गिवन ये रहेगा, और हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए अभी पढ़े हुए थे, स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो होता है थीटा डिवाइड बाय सी इंटू एल। तो सी अगर निकालेंगे तो थीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू एल। सो थीटा देखिए, थीटा कितना लिखा हुआ 0.4। ठीक, अल्फा देखिए यहाँ पे 0.001, यूनिट सब ऐसा यूनिट है, सारा ऐसा यूनिट आपका है, और एल लिखा हुआ 0.25, ये है 0.25। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये ऊपर गया 100, और यहाँ पे अल्फा ये हो गया 40, और ये ऊपर गया तो 100, और ये है, इसका 0 हटाइएगा, ऐसे कर लीजिए ना, ये 40 और 25 आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कट गया 4 और 160, सॉरी सी है ना, सी
160, आप चेक करेंगे 160। तो कैलकुलेटेड जो आपने कैलकुलेट किया, आप जो गिवन डाटा से उससे आप कैलकुलेट किए तो ये 160 आया। जो इम्प्योर सोल्यूशन का गिवन है वो है 200 है। यूनिट सारा सेम रहेगा, आप यूनिट चेक कर सकते हैं, यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रहेगा। अब आप सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे। सो परसेंटेज जो प्योरिटी है, सो कैलकुलेटेड है 160, गिवन है 200 मल्टीप्लाई बाय 100, सो यहाँ पे है 80%। चेक कर लेंगे आपका, सो ऑप्शन में रहेगा। सो गिवन कंसंट्रेशन, कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन, इसके हेल्प से बनाना है आपको। सो ये था एम्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, एक तो सिमिलर है, इसी टाइप का है, तो मैं स्लाइड में प्रेजेंट कर दूंगा, सॉल्व आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है एकदम, सब कुछ डाटा बस वेरी कर रहा है। एक और है अच्छा क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। सो यहाँ लिखा हुआ सोल्यूशन 1, इसका लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर के ट्यूब में है और इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है 38 डिग्री। और दूसरा सोल्यूशन है, ये अलग सोल्यूशन है, इसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर जो ट्यूब है उसका लेंथ, और इसका रोटेशन हो रहा है 24 एंटी क्लॉक, -24 कहेंगे आप। और इन दोनों का मिक्सचर तैयार करना है, एक नया ट्यूब लेना है, लेंथ तो वही 30 सेंटीमीटर है, बट मिक्सचर ऑफ 1 and 2 इन वॉल्यूम रेशियो 1:2। इसका 1 पार्ट लेना है, इसका 2 पार्ट लेकर मिक्स करना है, इसका रोटेशन चाहिए। ठीक, देखिए आप, ठीक है। सबसे पहले आप मिक्सचर तैयार करते हैं, मैं मिक्सचर के लिए प्लान करूंगा। तो आपका जो फंडामेंटल फॉर्मूला है कि ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो हुआ आपका, वो हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे c इंटू द एल, ये था, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, और स्पेसिफिक रोटेशन अगर हम लोग फर्स्ट कर लेंगे सोल्यूशन का, मान लीजिए हम कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन लेंगे, या c यहाँ से हटा दीजिए, C इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई एल इंटू द अल्फा, ये ऐसा मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर फर्स्ट सोल्यूशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो फर्स्ट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको लिखना चाहिए, थीटा जो है 38 और डिवाइड बाई लेंथ, यूनिट छोड़ना चाहें तो यूनिट छोड़ दीजिए क्योंकि सारा यूनिट तो एक ही यूनिट में। सो यहाँ पे 20 लिखना छोड़ दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ 2 अगर बनाएंगे, सेकेंड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ऐसे आपको बनाना है, तो यहाँ थीटा में -24 करेंगे, तो यहाँ है -24 और यहाँ पे है 20 और इंटू अल्फा, छोड़ दीजिए ऐसे सिंपल छोड़ दीजिए इस तरह से, ठीक है। आप सॉल्व भी करना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर इजी करना हो तो ये है आपका हो गया 19, तो 1.9 और डिवाइड बाई अल्फा कर लेंगे, और यहाँ माइनस जो है यहाँ पे आपको कर लेंगे 1.2 डिवाइड बाई अल्फा, ऐसे यूज करना है, ठीक है। सो फर्स्ट सोल्यूशन कंसंट्रेशन, सेकंड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आप सॉल्व कर लेंगे, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, सारा यूनिट एक ही यूनिट जैसा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, C1 निकल गया, C2 निकल गया, सोल्यूशन सेम ही है, एक बार मैं फिर से रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन में। सो स्पेसिफिक रोटेशन शुगर नहीं, यहाँ पे हाँ, सर्टेन सोल्यूशन राइट एंड अनदर सोल्यूशन लिखा हुआ है। सो राइट हैंड अनदर सोल्यूशन लिखा हुआ है, ऑप्टिकल रोटेशन काउंट द लेंथ ऑफ द एबव सोल्यूशन, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम लोग मान के चलेंगे सेमी है, सेमी सोल्यूशन है, बट लेंथ अलग अलग है आपका। अब देखिए, अब थर्ड सोल्यूशन है, थर्ड सोल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन निकालना है, 1 और 2 का तो मिल गया, और कंसंट्रेशन का निकालने का तरीका होता है, जो मिक्सचर का आपको बनाना है, मिक्सचर के लिए तो आप लिखना चाहिए C1V1 प्लस C2V2 और डिवाइड बाई यहाँ पे V1 प्लस V2, क्योंकि यूनिट ऊपर में C रहना चाहिए, V1 प्लस V2, ये आप पढ़े हुए हैं,
मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, जो पीएच में, पीओएच में या कई टॉपिक में आप पढ़े हुए हैं। अब आप वॉल्यूम रेशियो, फर्स्ट का जो है वॉल्यूम 1 है और सेकंड का वॉल्यूम है 2, सो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो आप C1 लिखेंगे इंटू 1 प्लस C2 लिखेंगे यहाँ इंटू 2 और डिवाइड बाई V1 प्लस V2, तो 1 प्लस 2। सो इस तरह आप कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर आप बनाएंगे तो ये आएगा 1/3 और यहाँ पे C1 और प्लस 2 C2। अब जब पुट करेंगे यहाँ पे C1 रख लेंगे 2 C2, सो 1/3 आप पुट करें C1 1.9 डिवाइड बाई अल्फा माइनस 2.4 और डिवाइड बाई अल्फा। सॉल्व करिए इसको। सो कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर का कंसंट्रेशन आ गया वो आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस, सो यहाँ पे हो गया 0.5 बाई 3 अल्फा, ये, या आप करेंगे माइनस 1 बाई यहाँ पे 6 अल्फा। ओके, अब कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ये मिल गया आपका, लेंथ मेरे पास है, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे क्या चाहिए था, इसका एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन के लिए फॉर्मूला यूज कर लीजिए। एंगल ऑफ रोटेशन जो निकालना है वो होता है अल्फा सी इंटू एल। यूनिट कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपका। ये लेंथ 30 सेंटीमीटर में ही रखिएगा क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर ही चल रहा है आपका। अब आप पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा, कंसंट्रेशन की जगह -1/6 अल्फा और लेंथ कितना हुआ आपका 30 सेंटीमीटर। सो आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 30 यूज कर लेंगे। सो अल्फा, तो ये अल्फा कट गया, यहाँ पे आपको कट गया और -5 आप देखें तो -5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैं ऐसा चेक करता हूँ, ऐसा चेक करने पे सो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, कहाँ मिस्टेक हुआ एक बार रीचेक करेंगे आप, एक बार रीचेक करते हैं। 38 थीटा 38 बाय लेंथ हुआ 20 और अल्फा, सो वहाँ कट गया 1.9 बाय अल्फा, सही है आपका। -24 और ओहो मिस्टेक, यहाँ पे कितना आपका 30 ना, 30, सो ये मिस्टेक है क्योंकि ऐसे मैच नहीं कर रहा था। करेक्शन प्लीज, करेक्शन आप ऐसे नोट करेंगे 30 ये कटेगा, सो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ हो गया आपका 0.8, ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे C2 की जगह यहाँ पे आपको लिखना है, ऐसे लिखना चाहिए 2C2 तो 1.6। करेक्शन, थोड़ा सा करेक्शन था। नेक्स्ट आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हो गया प्लस साइन आएगा और ये 1/3 अल्फा, यहाँ हो गया 0.3 कट जाएगा, प्लस साइन है, नीचे आ जाएगा 1/10 अल्फा, ठीक है। आप पुट करेंगे, प्लस साइन है 1/10 अल्फा और अल्फा कैंसिल 3। यस, ऐसे देखिए थीटा इज द 3 डिग्री और पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, 3 डिग्री क्लॉकवाइज। सो ये था आंसर आपका। ये अच्छा क्वेश्चन था कि अगर मिक्सचर रहे, सॉल्यूशन में मिक्सचर दिया रहे कि दोनों को मिक्स करके ऑप्टिकल रोटेशन निकालना है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। थोड़ा केमिस्ट्री यूज करना है कि मिक्सचर के लिए कंसंट्रेशन बनाना। यहाँ से C1 निकालेंगे, यहाँ C2 निकालेंगे क्योंकि सब चीज़ डाटा लिखा हुआ है। अल्फा छोड़ देंगे क्योंकि लास्ट में अल्फा कटेगा और इस तरह आपको सॉल्व करना है। ये फाइनल मेरा ऑप्टिकल रोटेशन या पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, पूरा 100% हो गया। नेक्स्ट क्लास फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।